ये मेरे पिताश्री की फ़ोटो है, पिताजी की, और इन्हीं श्री हरिश्चंद्र पांडे जी, और ये माता मेरी रेवा पांडे, श्रीमती, इनको रेवती देवी के नाम से जानते हैं। और ये भी मेरी मदर की फ़ोटो है, अभी 6 महीने पहले इनकी डेथ हुई है। और जो कुछ भी है इन्हीं के आशीर्वाद से ही हम हैं, और इन्हीं का ही बोया हुआ बीज हमारे अंदर है जो कलाकारी का है, इन्हीं का ही सब आशीर्वाद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बहुत अच्छा लगा कि आप हैं यहाँ पर जाके सामने, तो ये बहुत आशीर्वाद है, जाकर आपको भी आशीर्वाद है। हाँ, आप बिल्कुल साथ थे उस दिन, आखिरी वक्त तक आप लोग साथ रहे। जी नमस्कार, मैं हूं अजय पवार और अलग हट के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले प्रसिद्ध रंगकर्मी मिथिलेश पांडे जी से। तो मिथिलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि आप अपने बचपन के बारे में और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा जो बचपन है वो बड़ा बाज़ार 19/20 है हमारे मकान का नंबर, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई। मेरे पिताजी 1959 में ग्राम पान, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है, द्वाराहाट में, वहाँ से नौकरी करने, सरकारी नौकरी में आ गए थे नैनीताल जी। तो और उसी के बीच जब वो 2 साल यहाँ रहे, 1961 में मेरी पैदाइश हुई, वो बड़ा बाज़ार वाले घर में। अच्छा। और हम सारे भाई बहन उसी बाज़ार वाले घर में हुए हैं। और एक कोठरी हम उसको कहते थे, जो हमारा प्यारा सा कमरा हुआ करता था। अच्छा। और जितना कंफर्ट मैं सोचता हूँ उसमें महसूस करता था, वो आज मैं कहीं नहीं करता हूँ। और वो कमरा मुझे इतना प्यारा लगता है, मेरी सारी यादें आज भी उसी कमरे के साथ हैं जी। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा जी। थोड़ा पिताजी के बारे में बताइए कि वो किस पोस्ट पर नियुक्त थे। जी, मेरे पिताजी यहाँ पर ग्राम्य विकास विभाग सीडी ऑफिस में थे, और वो प्रधान सहायक के रूप में वहाँ पर थे। और शुरुआत उन्होंने नौकरी से ही करी, बड़े बाबू एक पोस्ट हुआ करती थी। अच्छा। तो लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट और ऐसे अधिकारी थे कि जो ठीक 9 बजे ऑफिस जाते थे और शाम को 7 बजे ऑफिस से आते थे जी। तो वो बड़ा एक डिसिप्लिन उनके अंदर था मेरे पिताजी का। बिल्कुल, वो डिसिप्लिन आपके अंदर भी दिखता है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे आप कि आपके परिवार में कौन कौन है, घर में कितने सदस्य हैं। शुरू में बताया था कि 4 भाई और 2 बहनें, लेकिन अभी हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। भाई का तो ज्योति पांडे आपको मैंने बताया दिया था, ज्योति चंद पांडे। मेरी एक बहन है जो लता पांडे, और उनके हस्बैंड खुशहाल रावत, जो कि सिस्टर तो मेरी एजले स्कूल में लेक्चरर हैं संगीत की जी। और खुशहाल जी हैं जीआईसी इंटर कॉलेज में। और मेरी एक जो छोटी बहन है सबसे, वो लखनऊ में है। अच्छा। उनके हस्बैंड जॉइंट कमिश्नर हैं मिस्टर अजय पंत, और सिस्टर भारती पंत हैं जी। भारती, जो घर का ही काम देख गृहिणी है। उसके 2 बच्चे हैं, प्रखर, पल्लवी, और लता के भी 2 बच्चे हैं, गौरव और दिव्यांशु। तो अच्छा काम कर रहे हैं सब अपनी जगह, मस्त है जी। और यही मेरी दुआ है कि सब लोग खुश रहें जो है। तो थोड़ा सा विस्तार में और जानना चाहेंगे कि बचपन में किस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई, किन परिस्थितियों में आप रहे, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। हाँ, ज़रूर ज़रूर। जब हम धीरे धीरे बढ़ने लगे, जब से हमने होश संभाला है कहिए, तो नर्सरी किन्नर गार्डन स्कूल है म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के सामने, वहाँ हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और जब उस स्कूल में धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, तो मुझे याद है एक हमारी दाई जी हुआ करती थी, वो इतनी कमाल की थी। एक लाइन चलती थी गोलघर से, गोलघर से, वो डिसिप्लिन देखिए कहाँ से आया। उस लाइन, एक वहाँ पे शहतूत का पेड़ है, वो बीएम शाह ओपन थिएटर है जहाँ पे आजकल, वहाँ पर एक शहतूत का पेड़ है, उसके नीचे हमारी वो लाइन लगा करती थी। तो दाई जी हमको ठीक उस लाइन में बिल्कुल अनुशासित तरीके से ले जाती थी उस स्कूल तक। और मैं आज सोचता हूँ कि शायद पॉसिबल नहीं है। और बच्चों से कहती थी, हमें एक उदाहरण देती थी कि वो बतखों को देखो। अच्छा। कि देखो कैसे लाइन में चल रही हैं। तो तुम, जो बच्चा भी थोड़ा इधर उधर होता था, तो बतखों का एक हमें उदाहरण देती है कि देखो वो बतखें कैसी जा रही हैं, तुम लोग भी लाइन में जाओ बहुत स्कूल की। तो एक वो डिसिप्लिन शुरू से एक हमारे अंदर वो बचपन से ही आ गया था। और दाई जी बहुत अच्छी थी,
मतलब एक घर में ईजाद तो हुई हमारी, लेकिन वो भी हमारी माँ जैसे ही हम उसको समझते थे। तो हम उनके बिना हम कल्पना नहीं करते थे। वो जब तक नहीं आती थी, जैसी उनकी आवाज़ लगी, भैयू आ जाओ नीचे आओ, हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे स्कूल के लिए और अपना बस्ता ईजा से कहा, ईजा हमारा वो दैजू आ गई, यहाँ पर हमको स्कूल जाना है। और वो स्कूल भी इतना प्यारा, नर्सरी किंडरगार्टन, वहाँ की टीचर्स हिंदी मीडियम, बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम था। और लेकिन उसमें ये था कि थोड़ा सा इंग्लिश की कुछ किताबें वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अच्छा, कौन सी कक्षा तक का था? वो करे 5th तक, और नर्सरी से स्टार्ट था, इसलिए उसका नर्सरी किंडरगार्टन स्कूल भी था। तो वहाँ पर हमने पेंटिंग बनाना सीखा, और टीचर्स भी इतनी घर की जैसी थी, तो हमें डांटती भी थी और तही प्यार भी करती थी। और वहीं से मैं सोचता हूँ कि हमारे जो रंगमंच जीवन की शुरुआत है, एक ऑटम फेस्टिवल नैनीताल में हुआ करता था बहुत पहले, अब वो प्रथा ख़त्म हो गई है। ऑटम फेस्टिवल, ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन, ऑटम फेस्टिवल अभी भी होता है, अब थोड़ा उसका स्वरूप बदल गया है। लेकिन उसके बीच में एक स्कूल का एक प्रोग्राम हुआ, राइम टाइप का था वो। उस राइम में हमको गाना गाना था, और बहुत सारे बच्चे थे और इतनी हज़ारों की भीड़ थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक भूल गया और मैं रोने लगा। अच्छा, बीच में ही वो प्रोग्राम चल रहा है और मैंने वहाँ पर डाल कर दी। अच्छा, मतलब बचपन से ही आपका ये रंगमंच का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं जब घर आया, मैंने ईजा से कहा, ईजा ऐसा हो गया। ईजा ने तो क्या हो गया, फिर करते ही बच्चे भूल जाते हैं, और कोई बात नहीं, अगले बार जब तेरा प्रोग्राम होगा तो ऐसा मत करना। खैर चलो, हमको सांत्वना मिल गई। और मुझे फिर डर भी लगी, कल मेरे को स्कूल में डांट तो नहीं पड़ेगी, या मैं रो गया था वहाँ इतने बड़े प्रोग्राम के बीच में। खैर वो किसी पे, क्योंकि इतनी हज़ारों की भीड़ थी, बीच में मैं भी था, तो किसी की नज़र ऐसी पड़ी नहीं, वो मामला निपट गया। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, हमारे घर में जो संस्कार थे रंगमंच के, वो हमारी इज्जत से हमको मिलने लग गए थे। अच्छा, क्योंकि हमारी इज्जत गुनगुनाते रहती थी, क्योंकि वो हमारे जो नाना जी थे, स्वर्गीय जयदत्त पांडे जी, जो पल्लियों हमारा मननिहाल है वहाँ के हैं, और वो राधेश्याम तर्ज में रामायण किया करते थे। अच्छा, और गर्मियों में नैनीताल आ जाया करते थे, और गोवर्धन कीर्तन हॉल और शारदा संघ में उनके कार्यक्रम हुआ करते थे। उस समय के विशारद थे वो, उस वक्त के पुराने के, और राधेश्याम तर्ज में रामायण किया करते थे। अच्छा, तो जब वो प्रसंग सुना, कुछ ऐसी तर्ज अपने को कुछ ऐसे याद है तो सुनाएंगे हमारे बच्चों को? हाँ, मैं भी उस प्रसंग में भी आता हूँ। जैसे राधेश्याम तर्ज का, अब जैसे हमारे रामलीला में प्रयोग किया जाता है कई। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप राधेश्याम उसमें कुछ छंद या चौपाई कुछ हमें सुनाएंगे? ज़रूर, क्योंकि मैं एक मेघनाथ का कैरेक्टर 35 सालों से रामलीला में करते आ रहा हूँ। तो मेघनाथ, वो शुरुआत है एक मेघनाथ की है, उसका एक सुनाता हूँ आपको प्रोज राधेश्याम में। यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारे हैं कृपाणों की, यह धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछान बाली बानर का है। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछान वाली बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, यह नहीं शिकार श्रवण का है, यह लोहू लंकेश्वर का है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, तू अब ना बचने पाएगा। इस मेघनाद के हाथों से, इस मेघनाद के हाथों से अब सीधा यमपुर जाएगा। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। पिता धीरज धरो मन में, पिता धीरज धरो मन में, समर कर
करने में जाऊंगा पिता धीरज धरो मन में, धरो मन में, धरो मन में, धरो मन में, धरो मन में जी, पिता धीरज बहुत अच्छा लगा जानकर। धरो हम मन आपके इसी क्रम में आगे उन बातों पर चर्चा करना चाहेंगे जो आज तक अनछुए रहे, किसी ने उन बातों पर चर्चा नहीं करी या आपने किसी से चर्चा नहीं करी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप इस बारे में बताएंगे। हाँ, क्या बात है। जय, अभी मैंने आपको जैसे रामलीला का ये सुनाया था, तो उस धीरे अब हम वापस फिर बचपन की ओर लौट जा रहे हैं। ठीक है, तो बचपन में हमारी जब खूब रामलीला के गीत गुनगुनाया करती थी। जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारी जने राम का पाठ खेला, हमारे नाना जी ने उनको बचपन में ही एक रामलीला कराई थी लड़कियों की, तो उसमें राम का पाठ खेला था। और वो सुर की इतनी पक्की थी, अगर वो वहाँ रामलीला देखती थी, अगर कोई भी कनसुरा होता था तो ईजा कहती थी देखो इसने सुर गलत उठा दिया, क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने रामलीला स्टेज है और हम पूरी रामलीला अपने घर से ही देखा करते थे। तो जब वो रामलीला हुआ करती थी, उसी रामलीला को हम दूसरे दिन अपने घर में किया करते थे, हम सब भाई बहन। अच्छा, तो हम क्या रामलीला को आप अपने घर में, वो फिर हमारे घर में होती थी क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती थी रामलीला में। तो जो घर के पर्दे हैं या बेडशीट है, वो रामलीला के पर्दे बन जाया करते थे, स्टेज बन जाया करता था। बहुत खूबसूरत। और उस स्टेज में हम रामलीला के वो गाने गाया करते थे, कोई राम का चरित्र, कोई भले ही हमें गाने याद ना हो तो कभी हमने जैसे एक मान लीजिए राम का ही गाना है, तनक निहारो तुम जानकी की छवि भैया, वाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है। अब तो याद है। अब उस टाइम में मैं आपसे ये भी चीज़ पूछना चाह रहा था, आपने इंटरव्यू के दौरान से पहले आपने एक बात कही थी कि पहले जब आप क्या कहते बचपन में पाठ खेलते थे तो जो अध्यक्ष होते थे वहाँ के रामलीला के उसके, वो आपको क्या कहते हैं कभी कई पात्रों में कुछ कपड़े पहना के चेंज करके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो समय ऐसा था कि एक तो उस समय जितने जेंट्स थे महिला का पार्ट वही खेला करते थे जी। तो अक्सर हमारे हिस्से में जो आता था वो महिला का रोल आता था, क्योंकि दाढ़ी मूछ तो थी नहीं और सॉफ्ट सा चेहरा था, कोमल सा। तो कहते थे भैया तुम्हें ये बनना है, आज लड़की बनना है, कल ये बनना है। और हम चाहते थे कि हम लड़कों के पाठ करें। जी। और तो जेंट्स के मेरे ख्याल से उस टाइम पे दौर भी नहीं था, हाँ, तो लोग उतना पसंद भी नहीं करते थे कि लड़कियों को भेजें। लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। तो मैंने जो अभी गाना गुनगुनाया, तो मैं कह रहा था ना कि श्री राम जी का वाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है। अब हमें गाना तो याद है नहीं पूरा, तो हमने कहा अब वो एक लाइन ये जोड़ी, दूसरी एक लाइन कोई और जोड़ दी किसी गाने की। सारे भाई बहन कुछ भी गा रहे हैं, अनसन गा रहे हैं, और हमारी ईजा उसका पूरा मजा लेती थी। पूरा धनुष तीर वो किसके बनते थे, झाड़ू की सीख होती है उसके हम धनुष तीर बनाते थे। उसमें ऊन का धागा बांध दिया, क्योंकि उन दिनों ऊन के स्वेटर हुआ करते थे। एक स्वेटर ही उधेड़ दी, पता चल रहा है उस खेल के चक्कर में पूरी स्वेटर उधड़ गई। कमाल का मतलब। और ईजा आ रही है, उसने कहा है, शाम को देखा तो हमारी स्वेटर आधी भी पड़ी है। तो उसमें क्या है, उसने क्या किया, ये धनुष की इससे हमने वो बना रखी है, रामलीला खेलने के लिए धनुष बाण बनाए, वो जो तागा होता है खींचने का। तो इस तरह की खूब रोचक हो। लेकिन हमारे ईजा ने हमें कभी नहीं डांटा, उसने हमें सपोर्ट किया। हाँ, पिताजी हमारे जरूर स्ट्रिक्ट थे। वो जब घर आते थे तो हम फिर सब कुछ भूल के, कैसा भी होगा, फिर हम पढ़ाई की एक्टिंग करने लग जाते थे। वहाँ भी अभिनय, पढ़ाई में भी। पिताजी का आना सुना, क्योंकि मैं मालूम था पिताजी 7 बजे ठीक घर के अंदर आ जाते, वो नियम था उनका। ठीक 7 बजे पिताजी घर पे आते थे और हमारी किताबें खुल जाया करती थी। और पिताजी समझते थे, क्योंकि भाई पिताजी है आखिर, वो उनसे कौन क्या छिपा सकता है। हाँ, थोड़ा देखते हैं, मुस्कुराते थे। उसके बाद फिर जो हमारी सुताई लगती थी, क्योंकि वो पढ़ाई के कुछ क्वेश्चन पूछते थे और अक्सर हम गलत जवाब देते थे, क्योंकि हम पढ़ाई के मामले में हम सीरियस शुरू से ही नहीं रहे। तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी आप? मेरी करीब 8-9 हाँ, 9 साल से पूरी समझ हमें रामलीला की और इसकी होने लगी थी। और 10, 11, 12 तक की कहानी। और मुझे याद है कि इंटर तक हमारे पिताजी ने हमें पीटा। क्यों? क्योंकि हम घर से भाग जाते थे रामलीला के लिए। और पिताजी को पता था कि, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बुरी घटना हमारे घर में हो गई थी। एक हमारा बड़ा भाई था, उसकी लेक में डेथ हो गई थी।
तो उसकी वजह से पिताजी का मन बहुत घबराने लगा था। तो अगर वो शाम को 7 बजे उन्होंने हमें घर पे नहीं देखा तो उनको बहुत चिंता हो जाती थी। तो वो मालूम करने लग जाते कहाँ गए क्या गए, तो थोड़े अपसेट से हो गए थे इस तरीके से वो कि जाने कहाँ हैं क्या घूम रहे हैं। और हमें था जुनून एक्टिंग का, थिएटर करते थे और जो समय बचा हो रामलीला में, तो वो फिर जो घर आके फिर पहले तो पिताजी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वो डर के मारे हमें मारते थे कि तुम कल से नहीं जाओगे। अब उस समय हमें समझ भी आता है ना हमारे पिताजी हमें क्यों मार रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे आज हम उस चीज़ को समझते हैं कि वो कितना हमारे लिए चिंतित रहा करते थे, क्या उनको तकलीफ़ होती होगी जब हम नहीं मिलते होंगे उनको घर में। ये चीज़ें बाद में समझ में आती है, लेकिन हम उस समय सोचते यार पिताजी बाबूजी क्यों मारते हैं यार पता नहीं। लेकिन हमारी ईजा हमेशा हमारा बचाव करती थी, और उसी बचाव के कारण ये सारा जो निर्मल चाहे वहाँ गए हो या मेरा जो शौक है वो बढ़ते गया और परवान चढ़ता चला गया। अच्छा, एक चीज़ और भी सुनने में आती है कि जो रंगकर्म में जो रुझान आपका था पहले से ही था मेरे ख्याल से, मिथिलेश पांडे जी, निर्मलदा जो थे हमारे, उनका रुझान मेरे ख्याल से बाद में आया है कुछ नहीं, इस तरीके की बातचीत। ठीक है। मैं जो मेरी शुरुआत थी रंगकर्म की वो मेरे ही से ही हुई घर में। और मैंने बताया ना एक बार कि मेरा बड़ा भाई जो था वो राधा बना था, तो बचपन से हम निर्मल बहुत ज़्यादा उस टाइम में खेलों के प्रति उसका ज़्यादा था, स्पोर्ट्स में वो अपना क्रिकेट का फास्ट बॉलर हुआ करता था निर्मल, वो क्रिकेट के लिए ज़्यादा दीवानगी थी उसकी, और दोस्त में उसका समय बीतता था खूब शैतानी करने में और इसमें। और मैं थिएटर के प्रति बहुत संजीदा हो चला था। लेकिन जैसे ही इंटर कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर में गोल्डन जुबली ईयर हो रहा था, तो गोल्डन जुबली ईयर जब हो रहा था तो उसमें हमने जो प्रयोग किए 3 दिन लगातार, करीब 17 प्रोग्राम हमने किए 3 दिन के अंदर। उसमें हमने नाटक भी किए, बैलेज भी किए, और बैलेज भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का चित्रांगदा हमने इस समय किया, चित्रांगदा, और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की, और कुमाऊनी रामलीला और रामचरितमानस को मिलाकर एक नाटक तैयार किया गया था पंचवटी, वो पहले वो हमने किया। उसमें निर्मल ने शूर्पणखा का रोल किया। एक मोहित कुमार भी हुआ करते थे हमारे से, लड़की जैसी लड़का जैसा उनका खूबसूरती थी, तो वो भी करते थे, निर्मल भी करते थे। और बहुत सारे मेरे दो जीना वगैरह, और बहुत सारे राणा जी, हरीश राणा जी। लेकिन ये है कि ये भी बड़ी जोरदार चीज़, हरीश राणा जी का जो पहला लिखा नाटक है वो निर्मल ने किया। अच्छा। यहाँ पे जिक्र भी बड़ा जोरदार आया है। तो हम सब बचपन के साथी हैं, शुरू से हमने नाटक किया, रंगमंच में को हमने पूरा अपना जीवन समर्पित किया एक हिसाब से सोचो। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे रोक के पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से निर्मल पांडे जी जो थे वो रंगकर्म में आपके बाद आए, जी, और आप पहले से ही रंगकर्म में आपकी काफ़ी रुचि थी जी, तो उस हिसाब से आप इससे कैसे दूर होते गए, और क्या कहते निर्मल जी जो है वो कैसे इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए? बहुत बढ़िया सवाल किया है। क्योंकि देखिए पारिवारिक उस समय जो हमारा वो परिदृश्य था घर का और पूरे समाज का ही, मैं सोचता हूँ कि वो जैसे पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे और वो सरकारी मुलाजिम थे, प्रधान मतलब सीनियर असिस्टेंट हुआ करते थे। तो लेकिन घर में क्या था कि पैसा उस समय इतना नहीं था। अब निर्मल ने कहा कि निर्मल की नौकरी लगी और उसने नौकरी छोड़ दी कि नहीं, अब मैं तो भैया NSD करने जाऊंगा, और वो NSD में निकल गया, नौकरी भी छोड़ दी उसने। अब यार मैंने कहा ये तो बड़ा। अच्छा, निर्मल जी पहले जॉब करते थे? हाँ, सरकारी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे, सीनियर अकाउंटेंट उन्होंने DRD में ज्वाइन किया। उसके बाद वो नौकरी छोड़ के NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और वो जो उसका उस समय का जो फ्रस्ट्रेशन था कि नौकरी में आ गया हूँ, नहीं उसका मन तो क्योंकि वहाँ था। तो मैंने कहा, वो मेरे से जिक्र करता था क्योंकि हम साथ ही सोते थे कोठड़ी वाले कमरे में निर्मल में, और वही हमारी पूरी शैतानी सब कुछ होता था। तो वो कहता था ये नौकरी मैंने छोड़ी। मैंने कहा कैसे छोड़ेगा? नहीं मैंने NSD जाना है। और मैं उसकी तैयारी देखता था, वो बाकायदा प्रॉपर, क्योंकि नाटक तो शुरू से ही करने लगा था, और मैं देखता था उसको स्केचिंग करते हुए और ड्राइंग पूरा उसका स्टेज किया करता। युगमंच से उसने कई नाटक किए, कॉलेज में भी बहुत सारे नाटक किए, लेकिन उसकी जो संजीदगी थी नाटक के प्रति, दीवानगी की हद तक थी। तो मैंने कहा इसको तो, और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगा कि नहीं नौकरी छोड़नी है। अब मैंने कहा कैसे, अब पिताजी को कौन बताए, सरकारी नौकरी है। पिताजी से मैंने कहा कौन कहेगा, मतलब बिल्ली के गले में घंटे आखिर कौन बांधे। तो एक दिन ऐसी भूमिका, मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, क्योंकि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो बातें बाबू से कहा, बाबू जी
छोड़ रहा है नौकरी और ये एनएसडी जा रहा है। तो समझने का क्या मतलब, सरकारी नौकरी जाने का क्या मतलब है? बड़े मुश्किल से सरकार, और अच्छी नौकरी लगी है, अपना वहाँ तरक्की करेगा। अभी छोटी एज है और इतनी छोटी उम्र में कॉलेज पास करते ही निर्मल जैसे ही एमए किया, बड़ा लकी रहा, उसने एमए किया और वो उसी के 1 महीने बाद वो जॉब में आ गया और सीनियर अकाउंटेंट की बहुत अच्छी पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, उसी के कुछ समय बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि उस पोस्ट को डिग्रेड कर दिया गया। अच्छा। उसको वो कुछ कर्मचारियों ने, नेताओं ने हड़ताल करी, तो उन्होंने कहा नहीं सीनियर वो अपना अकाउंटेंट ऐसे कैसे आ जाएंगे लोग, नए लोग। तो क्या किया कि जो पुराने लोग थे उनको सीनियर कर दिया, इनको जूनियर कर दिया। अच्छा। पिताजी ने कहा अच्छा बेटा, अब नहीं पिताजी का भी फिर दिल उखड़ गया, उन्होंने कहा नहीं इसको वहीं जाने दो। वो इत्तफाकन हुआ, वो घटनाएं साथ साथ ही हुई। तो पिताजी ने कहा ये ठीक नहीं है, ये तो पिताजी भी थोड़ा सा वो है। लेकिन जब निर्मल ने ठानी लिया था तो उसने जाना ही था। तो इस तरीके से उनका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि मैं क्यों दूर होता चला गया। हाँ, थोड़ा उससे पहले एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। ये इस क्रम में बातें चल रही हैं जो निर्मल पांडे जी के इसमें कुछ आपने ये बताया था कि कुछ वो कपड़े वाला किस्सा कुछ अच्छा, हाँ, ये बड़ी जोरदार चीज़ थी कि निर्मल और मैं और बहुत बिल्कुल दोस्त जैसे ही थे। और हम सभी लोग परिवार में हम भाई बहन जितने थे ना, बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। और दोस्ती भी ऐसी कि बिल्कुल बाहर कुछ हो जाए, चाहे बाहर हम लोग अलग अलग दिखें, घर के अंदर आके या कोई किसी से कुछ कहे तो एक दिन मैं निर्मल के क्या था, निर्मल बड़ा लापरवाह था। उसका नेचर शुरू से ऐसा रहा कि नहीं ज़िंदगी को उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। ये मेरे ख्याल से उसका ये ठीक पहलू मैं सोचता हूँ कि नहीं रहा होगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के प्रति बिल्कुल लापरवाह था। जैसे आएगा घर में, कमीज खोली, सेट से उसने इसको ऐसे मोड़ा और अपने तकिए के नीचे करा, या एक जगह जूते उतारे उसने वहाँ फेंके, मोजे करे उसने, वो मुझे बिल्कुल चारपाई के नीचे डालता था जो महीनों बाद निकलते थे। अब मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे का पता ही नहीं है। अब मेरा क्या था, मैं बड़ा सिस्टम में शुरू से रहा हूँ, क्योंकि पिताजी के डिसिप्लिन के कारण। पिताजी बड़ी डिसिप्लिन, तो मैं कपड़ों को प्रेस करता था अपने वो करता, और सुबह जैसे ही वक्त मैं नहाने जाता था, कपड़ों को प्रेस करके मैं वापस आया तो मेरे कपड़े गायब। अच्छा। क्योंकि मेरे कपड़े तो धुले होते थे और निर्मल अपने कपड़ों को तो अंटी बनाई उसने, जाने कहाँ फेंका। अब मैं कहा मेरे कपड़े कहाँ गए यार, अभी भी तो मैं यहाँ रख के गया। जैसी अब मैं देखा तो शाम को निर्मल जा रहे, दूर से मैंने देख लिया, अरे निर्मल तो मेरे कपड़े पहना है। नानू ही हुआ, नानू कहते थे उसको, नानू जा रहे, नानू भाई। और देख के ना शैतानी वाली ऐसे ऐसे करता था मेरे को, फिर वहाँ से हंस मुस्कुरा के। वो बड़ा, उसका मुस्कुराना भी बड़ा प्यारा था, इनोसेंट था। खैर मैं भी उस समय हंसी तो आती थी, गुस्सा भी आता था यार, मेरे सराज क्या पहनूंगा, क्योंकि उस समय वो वक्त ऐसा था कि 2 जोड़ी ही कपड़े हुआ करते थे। जिस तरह की बातें आपने बताई पारिवारिक उसमें, हाँ, वो साल बड़ा, पिताजी जॉब करते भाई, मुश्किल से 2 कपड़े साल भर में बन पाते थे। और अपना खर्चा मैं अपनी नौकरी, मतलब मैं जब पढ़ रहा था बीए में, जैसे ही आया तो मैं भी सरकारी नौकरी में डेली बेसिस में आ गया। अच्छा। तो मैं शाम को यहाँ नौकरी करता था, दिन में मैं कॉलेज जाता था। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई का खर्चा हम लोगों ने खुद ही निकाला, क्योंकि हम पिताजी को देखते थे कि वो कितने स्ट्रगल कर रहे हैं परिवार के लिए। तो क्योंकि नैनीताल है तो नैनीताल में मेहमानों का आना जाना भी लगातार रहता था। तो ये सब चलता रहा और मैंने नौकरी कर ली। उसी नौकरी के कारण जैसे ही मेरा एमए पूरा हुआ और मैं परमानेंट हो गया इसी राज्य संपत्ति विभाग में, तो मेरा थिएटर थोड़ा थोड़ा छूटने लगा, क्योंकि यूपी का टाइम था और यहाँ जो वीआईपी आते थे, वीआईपी जो बहुत आया करते थे। और नौकरी हमारी ऐसी थी, रिसेप्शन में मैं रहता था, 24 घंटे की नौकरी, क्योंकि वीआईपीज लगातार आते थे, सुबह से लेकर शाम तक हम उनकी आवभगत में ही रह जाते थे। आपको समय नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि रिसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हुआ करता था। और यूपी के टाइम में नेता भी एक से एक दिग्गज। तो हम धीरे धीरे मेरा थिएटर छूटता चला गया। बस एक रामलीला जो ऐसी थी कि जिसको मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो मैं लगातार करता रहा। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के दौरान क्या हुआ कि एनएसडी की वर्कशॉप हो रही थी। जब वो वर्कशॉप हो रही थी उसमें डायरेक्टोरियल वर्कशॉप थी और बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो जो कॉलेज टाइम में हमने नाटक किए थे बहुत सारे, उनके मैंने सर्टिफिकेट वगैरह जमा किए, तो वो जिसने 15 या 20 नाटक किए होते हैं उनको डायरेक्टोरियल वर्कशॉप मिली होती है, डायरेक्ट किया जी। उसी 2000 में एनएसडी की वर्कशॉप आई, जिसमें देवेंद्र राज अंकुर जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे, उस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे थे, उसके संयोजक थे। और हमें वर्कशॉप करने का मुझे भी इत्तफाकन मौका मिल गया और मैंने छुट्टी ली यहाँ से। 1 महीने की वर्कशॉप थी वो पूरी, 1 महीने की। और उसमें देवेंद्र राज अंकुर जी, दिनेश खन्ना जी,
एनएसडी के जाने माने जो दिग्गज लोग हैं वो उस वर्कशॉप को करा रहे थे। और मुझे भी सौभाग्य मिला, उसमें बापी बोस जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, और नैनीताल के कुछ लोग थे हल्द्वानी से, और पिथौरागढ़, अलग अलग कुमाऊँ के बहुत लोग थे उत्तराखंड के। तो उस वर्कशॉप के दौरान फिर से मेरा वो जो थिएटर का कीड़ा है वो जग गया और तगड़े तरीके से। उसमें हमने कुछ नाटक, बहुत सारे, रोज़ हम एक डायरेक्ट करने को हमें नाटक मिला करता था कि आप सिचुएशन देते थे, अब आपको ये नाटक करना है। तो धीरे धीरे वो कीड़ा मेरे अंदर फिर से जगने लगा, और बहुत अच्छे 2 प्रोजेक्ट हमने उसमें जो वर्कशॉप में 2 नाटक किए। मुक्तिदाता एक नाटक था, मुक्तिदाता, हाँ, और एक था देवी धुरा का पान, जो उमेश तिवारी जी, विश्वास द्वारा लिखा गया था, और विनय जोशी, ये 2 लोगों ने मिलकर लिखा था उसको। बहुत अच्छा रहा, और उमेश तिवारी जी का बड़ा फेमस भी है वो नाटक। और तो उस दौरान उन्होंने, ब्रिजलाल साजी आए थे, उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी भी दी, बेटा तुमने बहुत बहुत अच्छा अभिनय किया। और उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। खैर वो बाद में उनको पता चला कि ये इस परिवार से हैं, ये उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तुम्हारे परिवार सबको जानता हूँ, और तुम अच्छा करो और तुम जाओ आगे, तुम ये नौकरी क्यों करते हो। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हें यार नौकरी छोड़नी चाहिए, तुम आगे जाओ। हाँ, लेकिन नौकरी छोड़ना आसान कहाँ है, क्योंकि निर्मल ऑलरेडी जा चुके थे, तो परिवार को भी देखना है नैनीताल में, मदर है यहाँ, ईजा है। अच्छा, अभी कॉलेज में जब तक आप कंटिन्यू कॉलेज कर ही रहे थे, हाँ, और इसी बीच आपकी शादी उसी दौरान हो गई? हाँ, कॉलेज के बाद? हाँ, कॉलेज टाइम में ही मेरी शादी हुई। वाकया ऐसा हुआ कि मेरा एक्चुअली प्रेम विवाह रहा। मेरी मिसेज यहाँ पढ़ा करती थी कॉलेज में ही, मुझसे जूनियर थी वो 1 साल। तो जी, उनका नाम? सुनीता शर्मा जी, बहुत खूबसूरत। फिर कॉलेज में राजनीति में भी मैं सक्रिय भाग लिया करता था। अच्छा। पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहता था, लोगों को किताबें दिलाना, ये करना, लोगों की समस्या, ठीक है एक टाइप के। और मैं क्या था ना, शुरू से मेरी एक आदत है, मैं अगर कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम बताता है तो जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगी इसकी, मैं उस काम के पीछे लग जाता था। तो ये अच्छी तरह लोगों को मालूम था कि नहीं मिथिलेश को ये काम बता दो, मन्नू को, तो ये कर देता है। उन दिनों जब वो होता था इलेक्शन में, हम लोग कॉलेज उसमें जाते थे, उसमें आपके सपोर्ट में। जब सपोर्ट में जाते तो हॉस्टल में क्या होता था कि यार आज अच्छे लड़कों को जो गाने में और थिएटर में अच्छे बोलने में अच्छे हो, उनको कैंडिडेट्स बुलाते थे अपने संग, हम तुम्हें हमारे संग चलना और हमारी कन्वेंसिंग करनी। तो कन्वेंसिंग के दौरान हम क्या करते थे, गाना सुनाया करते थे हॉस्टल में। जी, बहुत। मेरे वो ज़माना नहीं था कि फ़ोन नहीं था। अच्छा, फ़ोन एक ही हुआ करता था, घुर्र घुर्र घुमाओ, ठीक है। तो कोई संपर्क का कोई माध्यम नहीं, एक माध्यम हुआ करता था लेटर। लड़कियां लेटर लिखा करती थी और लड़के भी बड़े शिद्दत से लेटर लिखा करते थे। वो मेरी मिसेज जो सुनीता है, उसने हॉस्टल में मुझसे एक दिन पूछा, यार तुमने ए मिस्टर कहा उसने मुझसे। हाँ, और ऐसे के हाथ में एक नकली वो रिवॉल्वर टाइप का एक्ट करके दिखाएंगे। हाँ, किस तरीके से? तो मैं ऐसी कुछ वो कर रहा था। वो एक्ट क्या था, एक गाना था, उस गाने को जैसे ही मैंने गाया तो उसने कहा तुम ये बताओ ए मिस्टर, एक हाथ में उसके नकली रिवॉल्वर टाइप की थी, यू मेरी और तानी। मैंने कहा लड़की दबंग भी लग रही, थोड़ा दबंग भी रही मेरी में से। अच्छा, हाँ, और हम लड़कियों से हटके थी थोड़ा सा। तुम ये बताओ तुम किस चक्के का आटा खाते हो, खाते क्या हो? मैंने उसको देखा बड़े हैरान से, उसके आंखों में मुझे एक चंचलता और वो लगी, और बड़ी मजाकिया तौर पर। हाँ, मजाकिया तौर पे कहा, ऐसे नहीं। मैंने कहा हम तो भैया सीधे मसूर की दाल खाते हैं। अच्छा। सीधा सा जवाब था। अब भटका ज्वाला, भटका ज्वाला? मैंने कहा हाँ, भटका ज्वाला खाते हैं हम, आजमा लेना। अच्छा। ये मैंने बोला मिसेस अपनी। तो सब हाँ लड़कियां हंसने लगी, क्योंकि इसमें सारी जगह की लड़कियां थी, पंजाबी गर्ल्स भी थी, पहाड़ी भी थी, धारचूला, मुंशियारी, मणिपुर, कई दूर से लड़कियां थी, सब खूब जोर का ठहाका लगाया। तो मिसेस भी हंसने लगी, ऑब्वियसली साथ देने लगी, और उसने नहीं, तुम तो तभी दम नज़र आता है। तो कहने लगी मुझे भटका चौला खिलाओगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ, तू कल घर आ जाना, तेरे को खिलाऊंगा। मैंने अपनी ईजा से बात की दूसरे दिन कि ईजा वो एक है और उसको भटका चौला खिलाने, मेरे पिताजी भी खाना खिलाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। तो उन्हें हाँ जज बुला ला। मैंने कहा लड़की कौन है? कहने लगे मैंने कहा कॉलेज में पढ़ती हम सब ऐसे, और बता दिया मैंने पूरा वाक्य। तो उन्होंने कहा, ईजा ने कहा जब बुला ला उसको, कहने की आ जाएगी। भटका चौला, उसका भटका चौला क्या खिलाएगा उसको? अच्छा, पिताजी ने कहा बढ़िया सा। तो उन्होंने कहा पहाड़ी खाना ही कह रही थी, पहाड़ी खाना खाऊंगी। अच्छा। तो ईजा ने उस दिन उसके लिए डुबके रस और ये इस तरह की पहाड़ी बड़ी अड़ी, तो मेरी मिसेज ने बड़ी चाव से खाई।
मिसेस तो खैर बाद में हुई, सुनीता ने बड़े चाव से खाई और उसको बहुत अच्छा लगा। और मज़े की बात क्या हुई, वो टाइम तो बड़ा उस तरह का था ना, दूरदार और एक दूसरे का सम्मान करना। जब ईजा ने मेरे को खाना परोसा तो ईजा से कह रही कि हम एक ही थाली में खाएंगे। अच्छा ईजा ने यूँ देखा उसको, एक ही थाली में खाएंगे, तो ईजा मुस्कुराने लगी। हमारी ईजा भी बड़ी कॉमेडियन, बहुत कॉमेडियन रही और बड़ी दिल की अच्छी बहुत। तो अच्छा ने कहा चलो साथ ही खा लो, तुम भाई बहन हो। अच्छा भाई बहन खाते हैं साथ में, अच्छा। खा लो खा लो। उसके बाद भाभी जी का क्या रिएक्शन? मिसेस ने कुछ नहीं, उसने कुछ शो नहीं किया। हाँ ठीक है, खाना वाना खाया उसने और अब वो खिला के मैं उसको विदा करके आया। अच्छा तो ईजा ने मेरे से आती कहा कराया अपनी बहन को विदा। अच्छा मैंने कहा मेरी बहनी, मैंने कहा बहन नहीं हो, मेरी दोस्त है। हाँ, ये दोस्त क्या होता है? हाँ, भाई लड़की हो, बहन होती है लड़की या तो, या फिर मैंने कहा जाओ मैं बहन नहीं है मेरी। मैं क्यों, बड़ा सच्चा आदमी। मदर को थोड़ा सा ठसका तो लगा। दिल आप भी मतलब कि हाँ मैं उसको प्यार पसंद कर मैं उस दिन के बाद प्यार करने लगा उसको। मेरे मन में आ गया ये लड़की तो है गजब। जब उसने ऐसा कहा ना पिस्टल का जो उसका एक्शन था ना, वो मेरे को ऐसा भाग गया, मतलब वो यहीं उतरा सीधे, अच्छा वो पिस्टल यहाँ जाके उतरी। अच्छा। तो इसी क्रम में हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि बचपन से ही आपका रंगमंच से तो रिश्ता रहा ही, चाहे जितने भी आपको कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और उसके बावजूद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वर्कशॉप के बाद आप फिर उस फ्लो में आगे बढ़ गए। तो इसी क्रम में आपने ऐसे कौन कौन से नाटक किए और कुछ मुख्य 4 या 5 नाटक के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हेमलेट में जैसे मेरे का एक किरदार जो किंग का था जी और क्लाउडियस का, जी और जो एक तुगलक प्ले है जी वो मेरा बहुत पसंदीदा किरदार है, क्योंकि तुगलक का किरदार मैंने किया था जी और नैनीताल में कई लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया था उस वक्त। जी तो फिर 2011 में इस प्ले को हमने 5-6 महीने रिहर्सल की गई। उर्दू ज़ुबान जो कहते हैं लोगों की, उसमें साफ़ की गई, क्योंकि यहाँ बोलने का पहाड़ का अपना एक लहजा है, तो उसको थोड़ा साफ़ किया गया। उसका एक जो तुगलक की स्पीच, जैसे आप कह रहे थे कि आपकी पसंदीदा है, जी बिल्कुल। हमारे दर्शक जो हैं कुछ ऐसा ओके, खास स्पीच कोई जो आप हमारे दर्शकों को 4 लाइनें सुनाना चाहेंगे? उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। मैं जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था 21 बरस का था। इस किले की तामीर में लगा था। एक रात में अकेला इस किले के पुराने बुर्ज पे खड़ा था। करीबी मशालची के हाथ में मशाल अपने सुनहले पंखों को फड़फड़ा रहा था। किले का एक आधा बना हुआ गुंबद आसमां को अपने सीने में समो लेने की कोशिश कर रहा था। यकायक कुछ हो गया, गोया किसी ने जादू कर दिया हो। मैं, मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए, एक हो गए। बहुत खूबसूरत। बाहर की तारीकी मेरे रगों में रच गई थी। चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरी नब्ज़ में धड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट गया था। तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था, धुआं था, आसमां था। तभी दूर से किसी पहरेदार ने आवाज़ दी, होशियार। और मैं होश में आ गया। सिपाही। जी बहुत बढ़िया। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम की समय सीमा को देखते हुए बिल्कुल इसको हम फिर सुनेंगे। इसी क्रम में सिनेमा जगत में या सीरियल में किस तरीके से, फिल्मों में या शॉर्ट फिल्म्स में किस तरीके का भूमिका निभाने के लिए आपको? क्योंकि अब जो रंगमंच वाले जो हैं धीरे धीरे फिल्म की ओर ही को जा रहे हैं, और मेरी भी इच्छा होती कि यार मैं भी करूं, कि लेकिन हमारा जो मेरा जॉब है ये ऐसे मुझे करने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने जब भी समय मिला कुछ न कुछ ज़रूर किया। जैसे मैंने शुरू में एक कैरेक्टर किया था अपने लोग, ये मिस्टर इंद्रजीत थे, इन्होंने डायरेक्ट किया था DD2 के लिए, मेट्रो के लिए। ये था अपने लोग। इसमें शब्बीर एक कैरेक्टर था जो कश्मीरी आतंकवादी है, विलेन था। काफ़ी बड़ा अच्छा रोल था मेरा, चैलेंजिंग, वो मैंने किया। उसके बाद फिर एक हैरी पिटार फिल्म जो यहाँ पे बनाई गई लोकल, उसमें मुकेश धस्माना भी हमारे साथ थे। उसको बहुत अच्छी थी, उसमें भी मैंने लीड उसके कैरेक्टर रोल किया, एक मुकेश धस्माना के अपोजिट, जो उसको बच्चे को संभालता है गांव में जाके, बस बच्चे को लाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। उसके बाद अपने लोग, ये पहली ज़िंदगी की सीरियल बन रहा था, ये बन रहा था कलर्स के लिए। उस समय कलर्स नंबर 1 चल रहा था 2011
कि निर्मल की डेथ हुई थी, जी। तो एक मिस्टर अनिल दुबे हैं जो डायरेक्टर हैं, जी। उन्होंने कहा था कि इस निर्मल को समर्पित करते हुए एक सीरियल बना रहे हैं। जी। और उसमें जो मेरा किरदार था वो किरण कुमार जी के समधी का, जी। हम दोनों समधी हैं आपस में, जी। और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कैरेक्टर मेरा। जी। जी। उसकी जो शूटिंग के लिए मैं वहाँ फरीदाबाद हरियाणा भी गया था, उस काफ़ी अच्छा 10-12 दिन का शूट भी हुआ उसमें। पता नहीं किन कारणों से, क्या कारण था कि वो पता नहीं आगे नहीं बढ़ पाया, वो सीरियल बंद हो गया, कुछ जो भी रहा होगा वो मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर वो आज सीरियल होता तो शायद मैं तब उस वक्त चला गया होता, मैं यहाँ नहीं होता उस वक्त। इस वक्त मैं काम करने लगा था, शुरुआत थी मेरी वो। लेकिन जब बंद हुआ तो मैं इंतज़ार करता रहा कुछ समय तो, लेकिन वो फिर उनका ही फ़ोन आया, यार कुछ आपस में है जिस कारण ये सीरियल नहीं बन पा रहा है। खैर मैंने कहा चलो छोड़ो, जो नसीब में होता है वही तो मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े। यहाँ पर एक इदरीस भाई एक वो कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, ओ कंजूसा। वो मोलियर का जो नाटक है उसी का एक रूपांतरण था कुमाऊनी में। कुमाऊनियर है, हाँ, अडेप्टेशन था और हिंदी, और वो उसको उन्होंने फिल्म के रूप में बनाया। बहुत अच्छा शूट भी हुआ, काफ़ी 21 दिन की उसकी शूटिंग हुई, काफ़ी दिन मज़े भी आए, खूब काम किया। उसमें मेन डॉन किया है मैंने, उसमें एक डॉन का कैरेक्टर है जो मैंने किया। और उसके बाद फिर एक वेब सीरीज़ के लिए किरदार करके उसमें मैंने स्मगलर का रोल किया है, और वो अभी आएगा कुछ समय बाद। आप ही का एक फिल्म थी चित्रकार, उसका भी, उसमें मैंने एक पादरी का कैरेक्टर किया है, जिसमें चित्र बनाने जाता, वहीं से वो शुरुआत भी है, और जिसमें मुकेश जी को बहुत अवार्ड भी मिला है। तो वो बड़े, हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है सबके लिए। और बहुत अच्छी फिल्म बनी चित्रकार, और बहुत सराही भी गई, और उसको अवार्ड भी मिला अभी निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल में भी, और बहुत सारे अवार्ड लाएगी, मुझे पूरा यकीन है उस फिल्म को देख के। भी उसने अवार्ड लिया हाँ, कई जगह, और वो बहुत जगह लेगी। आगरा फिल्म फेस्टिवल में हाँ, वो बहुत कमाल की फिल्म बनी है, क्योंकि वो उसमें आपका पूरा डायरेक्टर का पूरा दिखता है कि उसने क्या किया है। और आप ही की एक जो फिल्म है ना, मानो अब जंगल की ओर जाने लगा है, जानवरों के को डिस्टर्ब कर रहा है, गाँव और जो जंगल का एक बीच का जो रिश्ता है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है आखिर, उसी को लेके एक आपने फिल्म बनाई है, ये बन रही है, जो उसमें मैंने एक ग्राम प्रधान का रोल किया है। अच्छा रोल लगा मुझे, वो अपने सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ एक काम कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं शहर के, बहुत अच्छे लोगों से, क्योंकि हमेशा सीखने को मिलता है। क्योंकि एक डायरेक्टर के नज़रिए से किस तरीके से काम करवाता है, आप जो कि डायरेक्टर आप ही हैं, तो आप किस तरीके से काम करवा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद भी आया काम कराने का तरीका आपका। और इतने कम समय में आप वो कैसे काम निकालना है ये सीखा। भाई रिलेशन कैसा होता है आर्टिस्ट से, क्योंकि एक परिवार बन जाता है, तो बड़ा आनंद आया, बहुत मज़े लिए। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अब पूरी अपनी जो मेरा अगले साल रिटायरमेंट भी है सरकारी नौकरी से, जो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि उम्र भाग रही है और काम बहुत है। और सेटिस्फेक्शन जो है वो मेरे को वो थिएटर या फिल्म में ही है, कि थिएटर एक ही मान लो, रंगकर्म और फिल्म, मैं दोनों को एक ही नज़रिए से इसलिए देख रहा हूँ। हालांकि रंगकर्म तो बहुत आगे, रंगकर्म का स्थान थिएटर का हमेशा ऊंचाई रहेगा, लेकिन फिल्म का भी अपना एक आनंद है। कलाकार को उसमें काम करने का सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपना काम देखता है, जब अपने को पर्दे पे देखता है, रुपले पर्दे पे, या और लोग भी, साथी लोग देखते हैं, तो सब खुश होते हैं। तो ये है, और करना है, बहुत ढेर सारा काम करना है। तो अभी आगामी कुछ आपका प्रोजेक्ट, कुछ आगामी प्रोजेक्ट है मेरे, मैं बहुत जल्द से एक फिल्म करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एज ए विलेन इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, और उसका बहुत जल्द से जल्द एक पोस्टर भी वो रिलीज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो मेरे करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये जो मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसा मुझे उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, मुझे लगता है कि, और चैलेंजिंग है कैरेक्टर, तो मज़ा तभी आता है कि जब वो चैलेंजिंग हो। और मुझे भी ऐसा ही अच्छा लगता है कि हमेशा ज़िंदगी में चैलेंज खड़े होने चाहिए। देखिए, वैसे बात तो बड़ी ज़ोरदार है, मेरा भी मन तो करता है, गुदगुदी होती है यार चीज़ों के बारे में बताया जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक वो प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए तो तब तक उसके बारे में बात करना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं उनके, जो मेरे उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे, मेरे को किसी चीज़ की अनुमति नहीं देंगे, तो उसके बगैर, मैं उनकी अनुमति के बगैर कुछ भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मिथिलेश जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नैनीताल के रंगमंच जो है
काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और हम तो काफ़ी छोटे रहे होंगे उस वक्त। नैनीताल का रंगमंच किस तरीके का रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और ये आजकल के लिए और भी ज़रूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो नए बच्चे सीख रहे हैं, वो इस बात को समझें, जाने इसकी गंभीरता को कि कैसा नैनीताल का रंगमंच रहा होगा। क्योंकि नैनीताल में शुरू से बंगाली थिएटर हुआ करता था नैनीताल के और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर कलाकार रहे नैनीताल के जाने माने। अभी सुरेश कुर्रानी जी एक प्रेजेंट में बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे शहर के, तो वो बहुत कमाल का उनका अभिनय रहा और बड़े अच्छे कलाकार थे। उनको भी हमने कई बार देखा मंच पे और उन लोगों से सीखा कि कैसे रंगमंच की बारीकियाँ होती हैं। और सबसे बड़ा क्या था ना, नैनीताल में एक जो शरदोत्सव हुआ करता था, उसको हम मनाते थे अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता के रूप में। और उसमें कम से कम पूरे इंडिया से 20 या 25 टीमें आया करती। 5 दिन या 4 दिन वो महोत्सव चलता था और एक से एक नाटक देखने को मिलते थे, एक से बढ़कर। वो एक तो उससे आप क्या होते थे, पूरे हर जगह के लोग उससे आप रूबरू होते थे। जैसे राजस्थान का कोई नाटक आ रहा है तो उसमें वहाँ के लोक रंग भरे होते थे, लोक रंग, या हरियाणा का आ रहा है या कहीं का भी। और बड़े बड़े जाने माने लेखकों के नाटक हमने शुरू से देखने शुरू किए, उनको देखकर ही हम बड़े हुए। तो अंदर नैनीताल के लोगों के अंदर या जो रंग प्रेमी थे उनके अंदर वो कीड़ा वहाँ से घुसने लगा था। और यहाँ इसी क्रम को रखते हुए हमारे नैनीताल से बड़े बड़े अच्छे कलाकार निकले। और जो आज देश की प्रमुख हमारी संस्था है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ बहुत अच्छे कलाकारों ने प्रवेश लिया, जिसमें मैं जिसको कि लोग कहते थे, जैसा आपने कहा कि नैनीताल स्कूल ऑफ ड्रामा कहने लगे मजाक में लोग, NSD, और मीन नैनीताल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन वो ठीक भी कहा, क्योंकि 19 लोग जिस स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा था और अधिकतर लोग यहीं से चयनित हो रहे थे। बिल्कुल और उस स्तर पे यहाँ पे रंगमंच भी हो रहा था। बिल्कुल, तो शायद इसलिए उस वक्त उसको NSD के नैनीताल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाने लगा। अब ज़हुरदा युगमंच ने जो संस्था यहाँ की बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारी संस्थाएं, मंच है, एक मंच का अंश करके है, और अजय पवार जी आप ही का ही है वो, और का अंश। और हाँ, और एक टाइम में दिलावर खान हमारे हुआ करते थे, वो चलाते थे, उनका थिएटर था। एकायन एक यहाँ पर संस्था हुआ करती थी, विनय कक्कड़ कमाल के कलाकार थे, वो भी उनकी संस्था हुआ करती थी। कई सारी संस्थाएं नैनीताल में थी, हरीश राणा जी। दूसरा ये था कि यहाँ पे गीत एवं नाटक प्रभाग भारत सरकार की संस्था जो नैनीताल में ही थी, तो उनके भी लगातार कार्यक्रम यहाँ हुआ करते थे। उनकी रामलीला, उनके बैले, कोई ना कोई हर साल वो एक नया प्रोजेक्ट लेके आते थे। उन्हीं के संग हमने बहुत सारा, सती जी थे गीत एवं नाटक प्रभाग में, तारा सती जी जो सहायक निदेशक हुआ करते थे, तो वो कमाल का अभिनय, वो उन्होंने हमें पहले एक्चुअली उन्होंने ही सिखाया हमें, ताराचंद सती जी ने। तो वो सिखाते थे 1 डिप 2 डिप 1 डिप 2 डिप, वो बैले कि बैले को कैसे चला जाता है। तो उनका एक स्टाइल था 1 डिप 2 डिप करके, तो वो हमने बिल्कुल उसको आत्मसात कर लिया। तो और क्राफ्ट भी हमने खुद मुकुट बनाए, यानी कि हम इंटर जब थे तभी से हम अपना मुकुट बनाने लग गए थे। ये कोई भी नाटक कर रहे हैं तो अपने मुकुट या कॉस्ट्यूम या इस तरह की चीज़ें, या हाथों के अगर कवची बनानी खुद हम तैयार करते थे, तब जाके हम उस मंच में आते थे। तो ये है। अब जैसे आपने एक बात और कही कि NSD वाली बात, उसी क्रम में मैं बता देता कि नैनीताल से जो 19 लोग आज तक 19 लोग जा चुके हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, जिनमें ललित तिवारी जी, इदरीस मलिक जी, नीरज शाह, निर्मल पांडे, सुनीता अवस्थी, और ये सुमन वैद्य जी, और अभी आजकल प्रेजेंट हिमा बिस्ट, दाऊद भाई हैं, ये दाऊद हुसैन, विकास मल्होत्रा जी, नीरज शाह, सुनीता अवस्थी, ये जो कुछ लोग तो बेचारे चले भी गए हैं, ज्ञान प्रकाश जी। तो तमाम लोग वहाँ जा चुके, 19 लोग हैं। इनका कुछ का नाम मेरे को याद नहीं भी आ पा रहा है, तो मैं उनसे क्षमा भी मांगूंगा, क्योंकि खुद भी हम गर्व महसूस करते हैं कि यार हमारे वो लोग वहाँ NSD में हैं। हमें भी प्राउड होता है कि हमारे साथ के लोग वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से कई लोग में भी हैं, और गोपाल तिवारी BNA में, आज BNA के कई लोग हमारे साथी हैं। मदन मेहरा जी नैनीताल में हैं, और ये अपने एक मनीष है, बमगई है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत एक निशा लड़की है जो पूना FTI में, बहुत सारे लोग हैं
काकुदा यहाँ से FTI गए, जूली भाई वो जो आज नहीं है हमारे बीच में, बहुत सारे लोग। और कम मुझे भी बड़ा गर्व है कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, ये मेरा सौभाग्य है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश पांडे जी। समय की बाध्यता को देखते हुए अभी इस कार्यक्रम को हमें यहीं रोकना पड़ेगा थोड़ा, और आगे फिर हम आपसे रूबरू होंगे। हाँ ज़रूर। और इसी क्रम में आप हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, छोटे भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। मेरे साथियों, रंगमंच से जो जुड़े हैं या जो और भी काम कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से सबसे पहले यही कहना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सबसे पहले अनुशासन लाओ, डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन की कुंजी है, आप कुछ भी कर सकते हो। जो भी आप क्षेत्र चुनो, उसमें एक डिसिप्लिन और दूसरा कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। इसके बिना ज़िंदगी में आप कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा बनना है, पूर्ण तो खैर कोई भी नहीं होता ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आपने सफलता हासिल करनी है तो आपको ज़िंदगी में 2 चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि डिसिप्लिन और कमिटमेंट। जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, यही कहना है। और आप सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, ये मेरी ईश्वर से कामना है। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता को देखते हुए इस कार्यक्रम को अभी हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे श्री मिथिलेश पांडे जी से, उत्तराखंड नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी, और इसी क्रम में हम अगले एपिसोड में फिर रूबरू होंगे एक नई शख्सियत के साथ, और नए नए चेहरे आपके सामने आते रहेंगे। और ये कार्यक्रम था हमारा अलग हट के। यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारें हैं कृपाणों की, यह धारें हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं।